हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए एक नए वीडियो में लेकर आए हैं काव्यखंड। काव्यखंड के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट जो रहने वाले हैं वो हम इस पार्ट में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े उनको कहिए आप चैनल से जुड़ जाइए। आपकी बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी आपकी कम दिनों में यहीं पर कराई जाएगी, अच्छे क्वालिटी और एवं अच्छे समझदारी के साथ। तो देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है। पहले पार्ट का नाम है आपका आत्मपरिचय। इसमें 2 पार्ट हैं, एक गीत। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कई बार पूछ लिया था हरिवंश राय बच्चन की रचना, तो मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण। अब देखते हैं, पहला है कविता एक और जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। इसमें आपको जो क्वेश्चन है, आपको ये वाला क्वेश्चन सीखना है। इसके बाद आपको देखिए इसका आंसर यहाँ पर है। अब इसमें आपका देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दूसरा वाला आपका, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। तो ये रहा इसका आंसर। कवि ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिस प्रकार एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार समाज के भी दो तरह, समाज में भी 2 तरह के लोग रहते हैं, एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी। सभी का अपना अपना अस्तित्व होता है। ज्ञानी सत्यों की खोज में लगे रहते हैं और अज्ञानी लोग भोग विलास में लगे रहते हैं, तथा दोनों ही समाज के लिए अनिवार्य। तो ये आपके दूसरे का आंसर हो गया। इसमें जो आपको अगला क्वेश्चन सीखना है ये है, मैं और जग और कहाँ का नाता है, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। तो ये रहा आपके 3 पॉइंट में इसकी विशेषता बताई गई है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शीतलवाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय। तो इसमें देखिए शीतलवाणी में आग के होने का अभिप्राय है कि कवि की वाणी में कोमलता और मधुरता है, किंतु हृदय में प्रेम संदेह में चलने वाले अंतर्द्वंद के कारण संसार के प्रति असंतोष और विद्रोह की भावना भी है। अतः कवि अपनी शीतल वाणी से मन की भड़ास निकालकर अपने भाव प्रकट कर रहा है या कर रहे हैं। तो इसका आपका हो गया। अब देखिए इसमें है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो ये रहा आपका इसका आंसर। अब मैं आपको हफ्ते क्वेश्चन पढ़कर सुनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सिर्फ इनको अपने से पढ़िए। अब देखिए इसमें दूसरा है, तो ये छठवां है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो इसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से प्रकृति के क्रियाकलापों की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि इसका संबंध मानव जीवन से है। समय गतिशील है, दिन ढलने के साथ ही रात्रि का आगमन निश्चित है, अतः मानव को अपने सभी कार्य निश्चित समय पर संपन्न कर लेने चाहिए। देखिए ये रहा इसका आंसर। अब देखते हैं अपन दूसरा पार्ट। एक काव्यखंड का जो आपका दूसरा पार्ट है, इसका देखिए इसके लेखक हैं, इसका नाम है पतंग। इसके लेखक हैं आलोक धनवा। जो इनकी सबसे आपको अच्छी रचना है, दुनिया रोज बनती है, पहली कविता, जनता का आदमी। इसके बाद आपकी एक रचना है भागी हुई लड़कियां, ये इसकी रचना है। अब देखते हैं पहला, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, तेज बौछारें गई भादों गया, भादों के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो ये आपका देखिए 5 पॉइंटों में इसका है। घनघोर बारिश की वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और आसमान चमकीला हो गया। दूसरा पॉइंट है, वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही शरद ऋतु का आगमन हो गया। और तीसरा देखिए, शरद ऋतु का पर्याय काल सूर्योदय खरगोश की लाल आंखों के तरह सुंदर दिखाई देता है। चौथा पॉइंट है, मौसम परिवर्तन के साथ ही मानव की दिनचर्या में भी परिवर्तन होने लगा। इसके बाद आपका देखिए दूसरा है, सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया। इसमें हो जाएगा, किसी वस्तु की विशेषता बताने के लिए रंग, रूप, आकार आदि विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। पतंग आसमान में उड़ने वाली वस्तु है तथा आसमान में वही वस्तु उड़ सकती है जिसका वजन कम हो, इसलिए सबसे हल्के विशेषणों का प्रयोग किया गया। अब देखिए आपके जो तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध है। देखिए ये इसका आंसर यहाँ पर। इसके बाद देखिए आपको चौथा क्वेश्चन सीखना है, पतंगों के साथ साथ बेबी उड़ रहे हैं, उन्हें बच्चों का उड़ने से क्या सा संबंध है। इसका आंसर देखिए ये रहा इसका आंसर। अब देखिए आपका 5वां है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। अब देखते अपन आगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट का नाम है देखिए कविता के बहाने बात सीधी थी पर। इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। इनकी रचना है चक्रव्यूह, अपने सामने, आत्मजयी।
और कोई दूसरा नहीं है। इसके बाद देखिए इस कविता का पहला प्रश्न जो रहने वाला है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक करने के क्या मायने हैं। तो इसमें देखिए इसका आंसर, इस कविता के बहाने में सब घर एक कर देने के मायने अर्थात जाति धर्म छोटा बड़ा ऊंच नीच अमीर गरीब अपने पराये के बीच भेद को मिटाकर आपसी एकता और भाईचारा सामाजिक धार्मिक समरसता लाना है। नन्हे बच्चे ऐसे भेदभाव को नहीं जानते, वे सबसे मिलजोल बढ़ाकर खेलते हैं। उसी प्रकार कभी भी समाज व देश को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रेरक काव्य रचना करता है। इसमें देखिए उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है, ये देखिए इसका आंसर ये रहा। ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपके सभी रहने वाले हैं। अब देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए ये रहा इसका अंतर, समानांतर रखने के जो कारण हैं यहाँ पर जो आपका अंतर है इस यहाँ पर दिखा। आप देखिए चौथा है इसमें, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने। ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप जरूर सीख लें। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। इसके बाद देखिए आप 5 हैं, भाषा की सहूलियत बरतने से क्या आशा है। देखिए भाषा की सहूलियत बरतने से आशा है कि स्वयं को उत्तम व श्रेष्ठ साबित करने के लिए बनावटी और मुहावरेदार कठिन शब्दावलियों का चयन न करते हुए जनमानस के अनुरूप सरल सहज व्यवहारिक शब्दावलियों का प्रयोग कर सभी के समझने योग्य वाचन या बात करें। इसका आंसर आप छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, आप इसको सीख लीजिए। इसके बाद देखिए आपका ये रहा 4 पार्ट। 4 पार्ट में आपका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज, इसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। पहली रचना है आत्महत्या के विरुद्ध लोग भूल गए हैं और तीसरी रचना है आरंभिक कविता। अब देखते हैं इसमें पहला, वे किससे और क्यों लेकर आएंगे। इसका आंसर है दूरदर्शन वाले एक अपंग व्यक्ति को स्टूडियो के बंद कमरे में लेकर आएंगे, उसे दर्शकों को बार बार दिखाएंगे। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता है कवि की कविता। इसमें देखिए आपका कैमरे में बंद अपाहिज कविता अपने पन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। इस कविता में कवि ने सामाजिक उपदेशों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता के तक पहुँचाया है। अपाहिज की पीड़ा को कहाँ पहुँचाया, जनता तक पहुँचाया है। एक कारवार रूप से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। इसमें जो अपाहिज व्यक्ति से पूछे गए बेहुदे प्रश्नों में करुणा नहीं क्रूरता है। इसमें करुणा जो प्रश्न पूछे गए उस व्यक्ति से, कहानी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको जरूर पढ़िए। यदि आप अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप पहले पेपर की तैयारी कर लें, फिर इसको बाद में पढ़िए। अब देखिए पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कवि ने पूरे साक्षरता के प्रति अपना नज़रिया किस प्रकार व्यक्त किया। ये रहा इसका आंसर। आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको भी तैयार कर लें। इसके बाद आपके देखिए जो काव्यखंड है इसके ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आगे जो पाठ हैं उनके प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आपका पूरा आप इसके देखिए आपका जो बितान भाग है उसको देखिए, इसका पहला पार्ट, इसके लेखक है श्याम मनोहर जोशी या मनोहर श्याम जोशी। इसको देखेंगे हम अगले वीडियो में। आपको देखिए जो आगे के पार्ट के क्वेश्चन हैं वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, आपको सिर्फ 1 से 4 पार्ट के क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैमरे के बंद अपाहिज, कविता के बहाने, और इसके बाद आपका देखिए पतंग और आपका पहला आत्मपरिचय। इन चारों पार्टों के प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आप इनके प्रश्न जरूर से याद करें। और बितान के क्वेश्चन हम अगले भाग में बताएंगे आपको, जो आपके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो भी हम आपको बताएंगे।